नमस्कार, मैं हेमंत कुमार आमेटा और अपना हाजिर हुए हैं एक नया वीडियो लेकर, जिसमें अपन बात करेंगे जीरे के बारे में। आज हमारे साथ में उपस्थित हैं डॉक्टर मनीष, जो यहाँ पर प्लांट पैथोलॉजी के पद पर सहायक आचार्य के रूप में कार्यरत हैं। नमस्कार सर। नमस्कार। आइए आज हम आपको बताएंगे कि जीरे की जो मुख्य बीमारियां हैं। जैसे ही हम जीरे की बुआई करते हैं उसके बाद में किसान भाइयों को जो समस्याएं झेलनी पड़ती है, जो मुख्य बीमारियां हैं, उनमें सबसे पहले जो बीमारियां उत्पन्न होती है उनके बारे में हम जानकारी देंगे और उनके प्रबंधन हेतु क्या उपाय किए जा रहे हैं उसके बारे में हम जानकारी देंगे। तो सबसे पहले हम बताएंगे कि मुख्यतः बीज के साथ ही शुरू होने वाली दो बीमारियां हैं। एक है जड़ गलन और दूसरी है उकठा रोग, जो कि कवक द्वारा जनित है। उकठा फ्यूजेरियम ऑक्सीस्पोरम नामक फफूंद से होता है और जो जड़ गलन है वो जैसे फ्यूजेरियम की अदर स्पीसीज़ है और राइजोक्टोनिया की स्पीसीज़ है, उनकी वजह से होते हैं। तो उनमें अलग अलग तरह की फफूंद लगती है जिनके कारण ये हो सकता है। तो हम जानकारी देंगे कि ये जो उकठा रोग है वो बीज के साथ और मृदा जनित रोग है। ये यदि आप संक्रमित बीज को अपने खेत में बोएंगे या फिर संक्रमित खेत में ही आप बुआई करेंगे तो शुरुआत में ही ये उत्पन्न होने लगेगा। तो इसमें सबसे पहले क्या है कि पौधे शुरुआत से ही या तो उनका जर्मिनेशन ही नहीं होगा और यदि वो उग जाते हैं तो फिर जल्दी ही उनकी मृत्यु होने लग जाती है। तो किसान है जो इसको पहचाने कैसे खेत में कि हाँ, उकठा आया है कि जड़ गलन हुआ है, थोड़ा सा कोई थोड़ा दिखा के आप। तो यदि आप जैसे जड़ गलन की बात करते हैं तो पौधे को देखते ही आप देखेंगे कि आपका पौधा हरा हरा ही एकदम से सूखने लग जाता है, मतलब वो मुरझाने लग जाता है। तो उसमें क्या होता है कि आपकी जड़ जो संक्रमित हो गई है उसकी वजह से होता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये पौधा जैसे हम देखेंगे तो ये खड़े खड़े एकदम हरा हरा पौधा ही ये मुरझा गया है। और इसको हम जब निकाल के देखेंगे तो इसकी जो जड़ है वो यहाँ से देखेंगे तो ये सड़ने लग जाएगी और काली पड़ने लग जाएगी धीरे धीरे। ये शुरुआती ही स्टेज है तो इसमें थोड़ा कम है, बाकी हम दूसरे पौधे पे जाएंगे तो ये जैसे निकलने लग जाती है। तो उसकी वजह से ये क्या होता है कि इसमें जो पानी और जो पोषक तत्व जो पौधा ज़मीन से लेता है उसका प्रवाह रुक जाता है, जिससे पौधा ख़त्म हो जाता है और अच्छी तरह से अपना ग्रोथ नहीं कर पाती है अपनी। तो इससे बचाव क्या करें? सबसे पहला उपचार यही है कि आप जो बीज ले रहे हैं वो आप प्रतिरोधी जो रोग के प्रतिरोधी किस्म है उसका लें और सर्टिफाइड या फिर अच्छा बीज लें, जिससे आप ये हो सके कि वो बीमारी से फ्री है। मतलब आपने यदि किस्म है क्या यहाँ पे हम देख रहे हैं तो रुकठा और उसके लिए काफ़ी हद तक जैसे GC4 है वो है, लेकिन फिर भी आजकल के परिदृश्य में हम देख रहे हैं कि उसमें भी ये रोग बहुतायत में आने लग गया है। किसानों के खेतों में हम जब भी जाके देखते हैं तो उसमें भी आने लग गया है। तो हमारे यहाँ अनुसंधान चल रहा है जिसमें अभी नई किस्मों का चल रहा है, तो उसमें हमें कई ऐसी जनन द्रव्य मिले हैं और कई वेराइटीज़ जो पाइपलाइन में है वो मिली है जो इसके प्रति प्रतिरोधी क्षमता दिखा रही है। और इसके प्रबंधन के लिए सबसे पहले आप बीज उपचार करें। बीज उपचार में आप सबसे पहले यदि जैविक में करना चाहते हैं तो ट्राइकोडर्मा की आप कोई भी स्पीसीज़ लें, जैसे ट्राइकोडर्मा विरिडी है या हार्जियनम है या और भी जैसे आजकल नए आ रहे हैं, तो उसको 10 ग्राम प्रति किलोग्राम बीज से उपचारित करके बुआई करें। साथ ही साथ अपने मृदा का भी उपचार करवाएं। उसमें आप 2.5 किलो ट्राइकोडर्मा को 100 किलो जो सड़ी हुई गोबर की खाद है उसमें मिला के उसको 10 दिन तक मल्टीप्लाई करके और बुआई से पहले खेत में डालें। उसके अलावा हम रासायनिक पे जाते हैं तो कार्बन डेजिम 2 ग्राम प्रति किलो बीज की दर से उपचारित करें। लेकिन आजकल क्या है कि कई अच्छे कंपाउंड्स रसायन आ गए हैं जो और भी ज़्यादा एक्टिव है इनके प्रति, बीमारियों के प्रति और ज़्यादा तरह से प्रभावी पाए गए। जैसे हम बात करेंगे एजोक्सिस्ट्रोबिन 23SC, उसका भी हम बीज उपचार करके यदि 1 ml
को हम 1 किलो बीज से उपचारित कर दें तो वो उकठा और जो जड़ गलन रोग है उससे हमें काफ़ी हद तक निजात पाएगी और उसमें ये जो दोनों बीमारियां हैं बहुत ही कम मात्रा में आएंगी। और ये जो एक बार का जो बीज उपचार है ये हमें 30 से 35 दिन तक फसल को बचाता है। यदि उसके बाद में कोई बीमारी आने लगती है तो उसके बाद में आप इसको मृदा के साथ में या फिर ड्रेंचिंग के थ्रू अप्लाई करें और जिससे कि हमें ये जीरे को हम सफलतापूर्वक प्रोड्यूस कर सके और इसकी फसल को हम ले सके ताकि किसानों को इसके नुकसान से बचाया जा सके इन बीमारियों के। झुलसा बीमारी इसकी एक दूसरी बीमारी है जो जैसे ही फ्लावरिंग आती है, मतलब इसमें फूल आने का समय होता है, उस समय प्रभावी रूप से आती है। ऐसा नहीं है कि उससे पहले नहीं आती, उससे पहले भी आती है। लेकिन जब भी आपका ऐसा लगे कि मौसम ख़राब होने लग गया हो, जैसे बादल छाए रहने लग गए हो और बारिश का सा मौसम होने लग गया हो और आपका तापमान भी थोड़ा कम आ गया हो, तब आप देखें कि इसमें झुलसा रोग का शुरुआत होने लग जाती है, झुलसा रोग आने लग जाता है। तो इसके शुरुआती लक्षण क्या होंगे कि आपकी जो पत्तियों पर है वो पिन पॉइंट के नेक्रोटिक, मतलब जो मरे हुए टिश्यूज़ होते हैं वैसे स्पॉट्स दिखेंगे। उसके बाद में वो धीरे धीरे भूरे बनने लग जाएंगे और लास्ट में ये होगा कि वो एकदम से काले पड़ जाएंगे। तो ये अलग अलग जगहों पे आते हैं, जैसे पत्तियों पे है, टहनियों पे है, शाखाओं पे है, उसके बाद में इसके फूल है और ये बीज बनते समय तक भी आते हैं। तो जहाँ पर ये आ गई तो उससे ऊपर के भाग पूरा सूख जाता है और हमें उसमें एक भी बीज प्राप्त नहीं होता। झुलसा ही क्यों पड़ा है? झुलसा नाम पड़ने का एक यही है कि जैसे ये सांकेतिक शब्द है। झुलसा मतलब क्या हुआ कि झुलस गया हो। जैसे हम झुलसा से प्रभावित खेत को दूरी से देखेंगे तो ऐसा लगेगा कि जैसे ये खेत आग से झुलस गया हो। तो जैसे जले हुए पौधे कैसे दिखते हैं तो उसी प्रकार खेत हमें दिखाई देता है, उसमें जीरे के पौधे वैसे ही दिखाई देते हैं, इसलिए इसका नाम झुलसा रखा गया। और किसान आम बोलचाल में इसको कई बार कालिया रोग भी बोलते हैं, क्योंकि इसमें ये जो फोलियर पार्ट से ये काले पड़ने लग जाते हैं। जी, एक बार यदि इसका इनिशिएशन हो गया और कोई भी प्रबंधन के लिए आपने नहीं लिया है, आपने कोई स्प्रे नहीं कराया है, तो और यदि कंडीशन ऐसी ही रही 2 से 3 दिन तक रह गई तो आपसे 2 से 3 दिन के अंदर में आपका पूरा खेत ये ख़त्म कर देंगे। एक बार चालू हो गया तो आपको इससे निजात पाने के लिए इसके प्रबंधन के लिए यहाँ पे हमने काफ़ी अनुसंधान किया है। तो आजकल क्या है कि कई तरह के मिश्रित जो फंगीसाइड और फफूंदनाशी आ गए हैं, कवकनाशी, ये मार्केट में अवेलेबल है, जिनको आप स्प्रे करके, और जैसे ही आप देखें कि अब कंडीशन ऐसी है कि मौसम बिगड़ने लग गया है तो उस समय आप स्प्रे करवा दें। जैसे हम शुरुआत की बात करें तो आप पहला स्प्रे मैनकोजेब 75% WP का 1 ग्राम पर लीटर के हिसाब से स्प्रे करवा दें। तो वो क्या है कि प्रोटेक्टिव, मतलब डिजीज़ आने से पहले आपको प्रोटेक्शन के रूप में देगा। यदि आपके फील्ड में डिजीज़ आ चुकी है, ये रोग आ चुका है, तो आप सिस्टमिक फंगीसाइड्स पे जाइए और उसमें आप जैसे हम कॉम्बी प्रोडक्ट की बात करें तो अभी एक नया क्रिजोक्सिम मिथाइल और क्लोरोथेलोनेल का एक मिश्रित कंपाउंड आया है, जिसको आप, वो पाउडर फॉर्म में अवेलेबल है, तो उसको आप 2 ग्राम प्रति लीटर के हिसाब से यदि छिड़काव करेंगे तो आपको इस रोग के प्रबंधन में सफलता प्राप्त होगी। इसके अलावा भी कई सारे हैं, जैसे ट्राइफ्लॉक्सीस्ट्रोबिन और उसके साथ में मिश्रण में टेबुकोनाजोल का आप ये पॉइंट आधा ग्राम प्रति लीटर के हिसाब से छिड़काव करेंगे, तब भी आपको इस रोग को सफलतापूर्वक आप प्रबंधन कर सकते हैं। उसके अलावा भी आपके पास में ऑप्शंस है, जैसे पायरोक्लोरोस्ट्रोबिन और एपॉक्सीकोनाजोल का मिश्रण प्रोडक्ट है, और डाइफेनकोनाजोल है, हेक्साकोनाजोल है, इनका आप यूज कर सकते हैं। जी सर, मेन चीज़ ये है कि आपने किस समय पे इसका छिड़काव किया है। अब बोलते हैं कि यदि शुरुआती समय में आप कर देंगे तो आप इसको सफलतापूर्वक कर लेंगे, लेकिन एक बार यदि इसने अपना पाँव जमा लिए बीमारी ने,
फिर उसके बाद में निजात यदि पा भी लेंगे तब तक वो पौधा खराब हो चुका होता है, तो आपको उतनी ईल्ड नहीं मिल पाएगी, उतनी उपज नहीं मिल पाएगी जितना आप सोच रहे हैं। तो सफलतापूर्वक यदि आपको जीरे की खेती करनी है तो आपको प्रोटेक्टिव स्प्रे करवाने पड़ेंगे। और जैसे ही मौसम ख़राब होने लगे, अंदेशा लगे, क्योंकि हर साल किसान भाई अपने खेत में लगाते हैं तो उनको पता रहता है कि जनवरी फर्स्ट वीक से लेके सेकंड वीक तक पहला जो लाइट है, झुलसा पहली बार अपनी अपीयरेंस शो कर देता है, तो उस समय आप छिड़काव करें और ज़रूरत पड़ने पर 15 दिन के अंतराल पे आप उसको दोहराएं। जी डॉक्टर साहब, ये जानकारी देने में बहुत धन्यवाद आपका, और अब और नए नए वीडियो पर लेके आएंगे भविष्य में। बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। नमस्कार किसान भाइयों, मैं डॉक्टर रमेश, असिस्टेंट प्रोफेसर प्लांट ब्रीडिंग एंड जेनेटिक्स ARS मंडौर में। और जैसा कि आप सबको विदित है कि रोग प्रबंधन में सबसे पहला जो पॉइंट होता है, कहीं भी कोई भी फसल हो उसमें रोग प्रबंधन की बात होती है तो सबसे पहले लाइन होती है कि इसके लिए आप रेजिस्टेंट वैरायटी या रोग रोधी किस्म का इस्तेमाल करें। तो रोग रोधी किस्म होती कैसे है तैयार, कैसे बनाते हैं, कितना काम करना पड़ता है उसके लिए, उसके बारे में हम आज जीरे में डिस्कस करेंगे। जीरे में मुख्य जो रोग है जो 100% तक आपका लॉस करवाता है वो है उगटा या जड़ गलन। उगटा जड़ गलन के अंदर खेत ऐसे साफ होते हैं, जो मेरे आप सामने प्लॉट देख रहे हो, ये एक किस्म है गुजरात की GC2 नाम से, जो बहुत पुरानी किस्म है और ये बहुत ही अच्छी किस्म थी। लेकिन क्योंकि इसमें उगटा रोग और जड़ गलन रोग बहुत ज़्यादा आता है तो पूरा प्लॉट भरा हुआ था। आज ये स्थिति है कि इसमें 2 या 3 पौधे बड़ी मुश्किल से जीवित हैं, बाकी सारे पौधे मर चुके हैं। तो अगर आपकी वैरायटी रोग रोधक नहीं है तो आपके खेत में ये स्थिति उत्पन्न हो सकती है। तो इससे बचाव के लिए हमें सबसे पहले कन्फर्म करना होता है कि हम जो किस्म बो रहे हैं वो रोग रोधक है या नहीं है। अब इसके लिए हमें काफ़ी मेहनत करनी पड़ती है। तो आप यहाँ देखेंगे ये एक पंक्ति जो है इसमें कोई भी पौधा मरा नहीं है, जबकि पास वाली 3 पंक्तियों में आप देखोगे कोई भी पौधा जीवित नहीं है। तो रोग रोधक किस्म उससे कहा जाता है जो एक समान स्थिति में जो ससेप्टेबल वैरायटी है उसके खिलाफ पूरी तरह से क्षमता से खड़ी रहे। मतलब वो एक तरह से रोगाणुओं को अपने अंदर इन्फेक्शन करने नहीं देती है या इम्यूनिटी उनके अंदर जनरेट होती है जो उस कीटाणु को उस लेवल तक नहीं पहुंचने देती कि पौधा मर जाए। इसको बनाने के लिए हमारे पास जीरे में 2-3 मेथड हैं, जिसमें हम जीनोटाइप जर्मप्लाज्म कलेक्ट करते हैं, जगह जगह से जाके पौधे लाते हैं और उनको पंक्तियों में ग्रो करते हैं। जहाँ पे हमारे यहाँ पे जैसे ये रोगों का इनोकुलेटेड एरिया है तो इसके अंदर इसको पंक्ति वाइज हर पौधे को ग्रो करते हैं। रोग प्रतिरोधकता उत्पन्न करने के लिए किस्मों का चयन जो किया जाता है उसमें जो हम मेथड अपनाते हैं उसमें सीधा है एक फील्ड लेवल पे सिलेक्शन, जर्मप्लाज्म लगाते हैं और उसको हम स्क्रीन करते हैं जहाँ पे रोग बहुतायत पाया जाता है उसी ज़मीन पे, और वहाँ से हम जो वैरायटी जिसमें रोग प्रतिरोधकता होती है उसी को हम सेलेक्ट करके और आगे बढ़ाते हैं। दूसरा तरीका होता है म्यूटेशन ब्रीडिंग। म्यूटेशन ब्रीडिंग में हम क्या करते हैं कि बीज को गामा रेडिएशन, एक्स रेडिएशन या यूवी रेडिएशन में ट्रीट करते हैं, मतलब उससे एक तरह से म्यूटेशन करवाते हैं उसमें, और फिर उस म्यूटेंट वैरायटी को हम बल्क में ग्रोथ करवाते हैं, उसी प्लॉट में ग्रो करवाते हैं जहाँ पे हमारे मुख्य टारगेटेड रोग होता है पहले से उपलब्ध होता है। जैसे यहाँ पे हम रूट रोट और विल्ट के लिए कर रहे हैं तो विल्ट और रूट रोट वाले प्लॉट में हम म्यूटेशन वाली ट्रीटमेंट लगाते हैं। अब उसमें क्या होता है, अलग अलग डोज, अलग अलग टाइमिंग रखी जाती है ताकि उसकी वैरायटी के अंदर ज़रूरी म्यूटेशन, क्योंकि म्यूटेशन बहुत रैंडम होते हैं तो सारे तरह के म्यूटेशन होते हैं। फिर हम उससे सेलेक्टेड जो लाइनें होती है उन सेलेक्टेड लाइनों को आप देखोगे कि पंक्तिवार ग्रो करवाते हैं। तो हर पंक्ति में आप देखोगे कि अलग अलग तरह के पौधे दिखेंगे आपको। एक पंक्ति पूरी ये जैसे पूरी पंक्ति है तो इस पंक्ति में कई तरह के पौधे दिख सकते हैं आपको अगर ये M2 जनरेशन है। और लास्ट में आप जाओगे तो इस तरह से आपको पूरी की पूरी पंक्ति मिलेगी। जैसे ये पंक्ति है, अब ये हमारे लिए एक तरह से बहुत सूटेबल है। इसमें ना तो उगटा आ रहा है ना जड़ गलन आ रहा है और इसकी पौधे की स्थिति भी बहुत अच्छी है। पूरी की पूरी रो पूरी की तरह से अच्छी तरह ग्रो हो रखी है। इस तरह से हम एक नई किस्म तैयार करते हैं जो पूर्णतया रोग रोधी हो, जिसमें रोग कम से कम आए
और किसानों को जो है बीजोपचार, हल्का बीजोपचार जैसे करने के बावजूद या बिना बीजोपचार के, ये वैरायटियाँ बिना बीजोपचार के उग रही है। तो इस तरह से आप इस रोग को काफ़ी हद तक कम करेंगे। और ये लगातार करते रहते हैं, जिससे कि नए टाइप के जो पैथोजन आते हैं, नए कोई म्यूटेंट पैथोजन भी म्यूटेशन करते हैं, तो उनमें म्यूटेंट कोई आता है तो उसके खिलाफ भी हम रोग प्रतिरोधकता लगातार बनाए रखते हैं। फिर हम दूसरा कोशिश टारगेट रहता है हमारा कि रोग प्रतिरोधक वैरायटी के अंदर ही यील्ड बढ़ाई जाए। तो वही प्रोसीजर हम ज़्यादा अपनाते हैं, जैसे या तो क्रॉस पोलिनेशन करवाएं, जो हाई यील्डिंग वैरायटी और म्यूटेंट रोग प्रतिरोधक है इनके बीच में क्रॉस करवाएं, और उनमें जाकर हाई यील्डिंग और रोग प्रतिरोधकता जिसमें दोनों है उसका सिलेक्शन करें, या फिर सीधा इसी में म्यूटेशन करवा के और हाई यील्डिंग टाइप जीनोटाइप को